हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स आ रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बिल्कुल, और इसी के साथ तैयारी करते रहिए। ठीक, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे कि रिवीजन ज़्यादा करिए, और जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रही है उन्हें ग्राफ फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में नोट डाउन कीजिए और समझते जाइए। ठीक, आपके एग्जाम्स के लिए स्टेप अप एकेडमी लेकर आया है सुपर क्विक रिवीजन, और मैं आपको करा रही हूँ सुपर क्विक रिवीजन क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का। ठीक, तो आज हमारा सुपर क्विक रिवीजन है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का। ठीक, स्टार्ट करेंगे और कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। साउथ एशिया क्या है? वैसे हम वन शॉट रिवीजन कर चुके हैं। वन शॉट रिवीजन में हमने क्या देखा कि एक्चुअल में पूरा चैप्टर में क्या दिया है और इसी के साथ क्या चीज़ें बताई गई हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं। बट अब सुपर क्विक रिवीजन में हम मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है, कैसे एनालाइज करना है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको थोड़ा फैक्ट पता होने चाहिए, और उन्हीं फैक्ट्स को यहाँ पर हम समझेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक, सबसे पहले तो जैसे ही वर्ड साउथ एशिया आ जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी कंट्री हैं इम्पॉर्टेंट। तो ये है जो साउथ एशिया है, ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है। और ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ कौन सी है? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे याद, ये मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से। कौन से हमने पढ़े? सेंटर बना लो इंडिया को, यहाँ से देखो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका। ठीक, ये याद रखना। साउथ एशिया में 7 कंट्रीज हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। ठीक, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी आते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप भी आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस में फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जिस चीज़ से आपका आंसर काफ़ी अच्छा लगता है, रिप्रेजेंटेबल होता है। इसी के साथ साथ आपको एनालाइज करना आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखने का क्या तरीका है? देखो, आपने अगर सब कुछ पढ़ लिया है अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर ये पता नहीं है कि मुझे प्रेजेंट कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं तक मार्क्स क्या होते हैं, उतने स्कोर नहीं कर पाते हम। तो 2 चीज़ें याद रखो, एक तो फैक्ट हमें पता होने चाहिए, दूसरी चीज़ एनालाइज हमें करना आना चाहिए कि किसी भी चीज़ को हम पॉजिटिव्स भी बताएं, निगेटिव्स भी बताएं और फिर कंक्लूड करें। ठीक, और इन सारी चीज़ों के लिए आपके क्या है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। तो इसी तरीके से ये समझो, साउथ एशिया ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हो गया। अब ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज क्या बताना चाह रहे हैं, हम इन्हें एक्चुअल में ये 7 कंट्रीज से क्या बताना चाह रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये नेबर कंट्रीज हैं इंडिया की, रीजनल हैं, बट इसके अलावा इनमें एक और स्पेशलिटी क्या है, क्या चीज़ कॉमन है, इस चीज़ को हम देखें तो यहाँ पर हमने ये देखा है जो 7 कंट्रीज हैं ये डाइवर्सिटी है यहाँ पर, और जियो पॉलिटिकल स्पेस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी साउथ एशिया कंट्रीज के बारे में लिखना है तो इट स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड कॉन्स्टिट्यूट्स जियो पॉलिटिकल स्पेस। ठीक, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि रीजनल अगर हम देखें तो आसपास की ही कंट्रीज हैं सारी, इस वजह से ये भी यहाँ पर एक इनकी खासियत है या इंपॉर्टेंस है, या फिर इनको एक साथ लेकर आती है। और दूसरी है डाइवर्सिटी। ठीक, अगर हम बात करें इनकी जोग्राफिकल लोकेशन की तो हम देखते हैं नॉर्थ में हिमालय, ठीक, साउथ में हम क्या देख रहे हैं, देखो हिमालय इज इन द नॉर्थ एंड द वास्ट इंडियन ओशन। ठीक, और हम क्या देख रहे हैं, इंडियन ओशन देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और साथ में अगर हम देखेंगे साउथ में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल आ गया। वेस्ट और ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड अ नेचुरल इंसुलैरिटी, या जो वेस्ट और ईस्ट है यहाँ पर सेपरेशन नेचर के बेसिस पर ही है, नेचुरली प्राकृतिक चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं कि यहाँ पर हम सेपरेशन देखने को हमको मिलता है। और ये सारी चीज़ें जोग्राफिकल लोकेशन बताती हैं जो ये पूरी कंट्रीज़ को एक साथ रखती हैं। मतलब कि कहने का ये है, ये जो टर्म यूज़ किया कि नेचुरल इंसुलैरिटी मतलब नेचुरल सेपरेशन है। ऐसा नहीं है कि किसी एग्रीमेंट के बेस पर, कोई भी ट्रीटी के बेसिस पर इन्हें एक साथ लेके आए हैं, ये नेचुरली भी कंट्रीज़ एक ही साथ हैं। ठीक, क्लियर हुआ? आगे अगर हम बढ़ें
तो जो ये रीजन है ये किस चीज़ के लिए लार्जली रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है लिंग्विस्टिक, सोशल और कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, सोशल और कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये सारी चीज़ें भी देखें तो यहाँ भी डिफरेंस देखने को मिलता है। दो कंट्रीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं, एक अफगानिस्तान और म्यांमार। कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनको भी कभी कभार इस रीजन का पार्ट कंसीडर्ड किया जाता है, लेकिन चाइना को इस रीजन का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता, बट चाइना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, मैप पर आओ तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने दो कंट्री कौन सी देखी, एक अफगानिस्तान और एक म्यांमार, मतलब कि ये, ठीक, ये हम अफगानिस्तान की अगर बात करें और दूसरी हम म्यांमार की बात करें, तो ये कह रहे हैं कि ये दो कंट्रीज़ जो हैं ये साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, बट रोल प्ले करती हैं। ठीक, अदरवाइज अगर हम सिर्फ चाइना की बात करें तो चाइना इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये कभी कभार पार्ट बन के रोल प्ले करते हैं अफगानिस्तान म्यांमार, बट चाइना ना तो पार्ट है, बट चाइना का रोल इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइना। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटाइजेशन इन साउथ एशिया। अच्छा, जो टॉपिक आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम वही कवर कर रहे हैं। डेमोक्रेटाइजेशन इन साउथ एशिया। डेमोक्रेटाइजेशन को समझने के लिए सबसे तो पहले ये समझो कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ऐसी मतलब ऐसा शासन या ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से गवर्न करना जहाँ पर पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो। और एग्जाम्पल के लिए अगर समझना है तो इंडिया में होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब कि पीपल वोट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में जाकर वर्क करते हैं, हमारे जो एम है या फिर हमारे जो डिज़ायर है, ये सारी चीज़ों को, नीड जो है, एस्पायरेशंस हैं, उन्हें ये फुलफ़िल करते हैं। तो बहुत से डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस देखे हैं साउथ एशिया की कंट्रीज़ ने, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो पीपल है साउथ एशियन कंट्रीज़ के, ये तब भी चाहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी हो, ऑर्डिनरी सिटीजन, रिच एंड पुअर, फॉर various religions embrace the concept of democracy and support representative democracies institutions। अब ये पॉइंट को अगर हमें समझना है तो बस इतना समझ लो, जो साउथ एशिया के पीपल हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में क्यों देख पा रहे हैं कुछ एक्सेप्शंस के साथ, क्योंकि यहाँ के लोग चाहते हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे रिच हो, पुअर, ठीक, या ऑर्डिनरी सिटीजन्स हो, समान नागरिक हो, ये सभी डेमोक्रेसी चाहते हैं। ठीक, बहुत से धर्म, बहुत से वेरियस रिलीजन्स ये कॉन्सेप्ट जो है इसको कहते हैं और सपोर्ट करते हैं उन सभी इंस्टीट्यूशंस को जो डेमोक्रेसी पर बेस्ड हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। एक एक करके हमें सारे नेशंस पढ़ने हैं, तो उसी में हमें सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है कि यहाँ की मिलिट्री और डेमोक्रेसी कैसी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के बाद पाकिस्तान में जो जनरल आयूब खान थे, ये क्या लेते हैं, प्रशासन संभाल लेते हैं, शासन संभाल लेते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर करते हैं और फिर ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है जनरल आयूब खान से। यहाँ पर ये इलेक्ट हो गए और फिर ये क्या करते हैं, ये फिर से अपने ऑफिस को रिनाउंस करते हैं, क्योंकि इनके रूल से काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन होता है। और मिलिट्री क्या करती है, जनरल आयूब खान को, ये जनरल याहिया खान के अंडर में क्या कर लेती है, द मिलिट्री टुक ओवर अंडर जनरल याहिया खान। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना समझ लो, ही रिनाउंस्ड हिज ऑफिस आफ्टर द डिससेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज रूल एंड द मिलिट्री टुक ओवर अंडर जनरल याहिया खान। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि पहले जनरल आयूब खान आए, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर संभाल के, ऐसे समझ लो, इलेक्ट हो गए, बट क्योंकि इनके ऑफिस से डिससेटिस्फेक्शन होता है तो ये रिनाउंस्ड कर देते हैं अपने रूल से, और उसके बाद मिलिट्री टुक ओवर कर लेता है किसके अंडर में, जनरल याहिया खान के। 1971 के बाद यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो बनती है, और किसकी लीडरशिप में, जुल्फिकार अली भुट्टो की, पाकिस्तान में 1971 से 1977 तक। एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि 1971 से 77 तक यहाँ पर गवर्नमेंट रही है पाकिस्तान में। ठीक, और कौन थे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले कौन आए, जनरल आयूब खान, फिर हमने देखे जनरल याहिया खान, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे, इनकी गवर्नमेंट रिमूव्ड हो जाती है जनरल जिया उल हक के द्वारा 1977 में। ये कहानी यहाँ तक आती है, और उसके बाद देखा जाता है कि फिर से
1982 में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चलता है पाकिस्तान में कि हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाती है जहां पे पीपल्स का पार्टिसिपेशन होने लगता है। कब? 1988 में। किसकी लीडरशिप में? बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो की लीडरशिप में 1988 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। इसके आगे हम देखते हैं, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है और जनरल परवेज मुशर्रफ कमांड ले लेते हैं 1999 में और ये रिमूव करते हैं पीएम नवाज शरीफ को। ठीक, जनरल परवेज मुशर्रफ इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट 2001 में। तो ये कुछ इस तरीके से मिलिट्री का सारा सब कुछ और डेमोक्रेटाइजेशन जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, ये पूरी कहानी चली है। अब इसको अच्छे से याद रख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जनरल आयूब खान आए। जनरल आयूब खान का यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन रहा, ये रिनाउंस करने के बाद मिलिट्री टुक ओवर करती है जनरल याहिया खान के अंडर में। 1971 में फिर से इलेक्शन होते हैं जहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो आते हैं पाकिस्तान में और जो भुट्टो गवर्नमेंट है वो फिर से रिमूव हो जाती है 1977 में जनरल जियाउल हक के द्वारा। फिर से 1982 में इलेक्शन होते हैं और प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट देखते हुए 1988 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है बेनजीर भुट्टो के कार्यकाल में, लीडरशिप में। ठीक, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। तो जिस तरीके से यहाँ पर इनको हटा के चार्ज टुक ओवर किए गए, ठीक उसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ कमांड अपने हाथ में लेते हैं 1999 में और पीएम नवाज शरीफ को हटा देते हैं। और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ जो है फिर से इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान के इन 2001। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहे थे, किस चीज़ के लिए? इनस्टेबिलिटी या अनस्टेबल डेमोक्रेसी हम देख रहे थे। तो अब कारण अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखा गया कि डोमिनेंस किसका है, वर्चस्व किसका है, कौन रूल कर रहा है? तो मिलिट्री, सोशल डोमिनेंस है मिलिट्री का, पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा, क्लर्जी और लैंड डाउनिंग एरिस्टोक्रेसी वर रिस्पॉन्सिबल। तो तीन फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, पहले तो मिलिट्री, दूसरा क्लर्जी और दूसरा एरिस्टोक्रेसी जो है, इस वजह से अनस्टेबल डेमोक्रेसी है। ठीक, इस वजह से हर बार देखा जा रहा था कि फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो हो रहा था इलेक्टेड गवर्नमेंट का और हर बार मिलिट्री गवर्नमेंट क्या करती थी, अपना शासन जमा लेती थी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हम आके रूल करेंगे। जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स थे ये और पावरफुल होते गए इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट पर, और ये ग्रुप्स हमेशा किस चीज़ के अगेंस्ट में रहे कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होनी चाहिए और डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान में ही जो मिलिट्री ग्रुप्स थे उनका कहना था कि हमारे देश में ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, ना डेमोक्रेसी होगी, ना लोकतंत्र होगा, हम यहाँ पर रूल करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये फैक्टर्स थे। अब हम आते हैं डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कैसी डेमोक्रेसी है? तो बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था। ठीक, ये चीज़ पता है कब से कब तक? तो 1947 से 1971 तक, जिसमें पार्टीशन एरिया था बंगाल का भी और असम का भी फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो कि बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट कब से कब तक रहा? तो 1947 से 1971 तक। इसमें कौन से एरिया आ रहे थे ब्रिटिश इंडिया के? तो बंगाल और असम के कुछ पार्टीशन एरियाज आ रहे थे। और क्या प्रॉब्लम क्या हो रही थी यहाँ पर? तो जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, हम वेस्टर्न पाकिस्तान की अगर अब बात करें जहाँ पर प्रॉपर पार्टीशन हुआ, ये डोमिनेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये कह रहे थे कि उर्दू इम्पोज कर दो, और इस वजह से जो कॉमन पीपल थे बांग्लादेश के वो कहीं ना कहीं तक विरोध कर रहे थे इस बात का। फिर यहाँ पर लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने इस स्ट्रगल को, ये विरोध जो चल रहा था अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ पाकिस्तान, इसकी लीडरशिप की और डिमांड किया इन्होंने कि इंडिपेंडेंस मिले ईस्टर्न रीजन को। एक साइड वेस्टर्न, एक साइड ईस्टर्न, तो ईस्टर्न रीजन ये डिमांड कर रहा था। किसकी लीडरशिप में? शेख मुजीबुर रहमान। 1970 के जो इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर अवामी लीग होती है। अवामी लीग के अंडर में होते हैं शेख मुजीबुर रहमान। मतलब कि शेख मुजीबुर रहमान कौन सी पार्टी से थे? तो अवामी लीग से थे। ये सारी सीट्स जीत जाते हैं पाकिस्तान में और मेजॉरिटी इनको मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे पाकिस्तान के लिए, होल पाकिस्तान के लिए, जो हम टू पार्ट्स में देख रहे हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी ये इनकी लीडरशिप को मना कर देती है और क्या करती हैं कि ये असेंबली अब नहीं होगी, और इसके बाद शेख मुजीब को क्या कर देते हैं? अरेस्ट कर देते हैं। ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो थे उन्हें फाइनेंशियली और मिलिट्री इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक, उनकी आज़ादी के लिए। और याहिया खान के
रूल में अब क्या हो जाता है, ये जो स्ट्रगल चल रहा है उसे सप्रेस करने के लिए, उसे दबाने के लिए हज़ारों लोग जो थे उनको मार दिया जाता है याह्या खान के रूल में, मास मूवमेंट्स को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है, यहाँ पर जब इस मूवमेंट में लोगों को मारा जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, और ये एक जो बांग्लादेश के लोग थे कहाँ आने लगते हैं, किस साइड, इंडिया की तरफ आते हैं, और इस वजह से इंडिया में रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होता है दिसंबर 1971 में, कि आप यहाँ पर परेशान कर रहे हैं, इस चक्कर में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है और इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होता है। और ये जो वॉर था, यहाँ पर पाकिस्तान सरेंडर करता है अपनी फोर्सेस को ईस्ट पाकिस्तान में, और बांग्लादेश बनता है एक इंडिपेंडेंट नेशन। क्वेश्चन अगर आए कि बांग्लादेश कैसे बना, तो ये पूरी कहानी थी। ठीक, अब हम आ गए हैं मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल पर। नेपाल हिंदू किंगडम था, ये ध्यान रखना। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब आई नेपाल में, जो संविधान में, मतलब एक तरीके से हम मोनार्की लेकिन यहाँ पर थी, ये मॉडर्न पीरियड में आई। नेपाल के लोग और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये हमेशा अच्छी गवर्नमेंट चाहते थे, एक जिम्मेदार और दायित्व वाली गवर्नमेंट हो, और ज़्यादा ओपन हो, अ मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा यहाँ पे डिमांड करते थे कि ट्रांसपेरेंसी हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो हमें पता हो, और अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट क्या हो, जिम्मेदार हो एक तरीके से, ऐसे समझ लो, और जो भी वर्क कर रही है वो हर एक व्यक्ति को डेमोक्रेसी बेसिस पर पता होना चाहिए जो हमसे रिलेटेड हैं। तो ये दोनों मांग कौन कर रहे थे, दोनों ही लोग, पीपल भी और पॉलिटिकल पार्टीज भी। ठीक, अब इस वजह से यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स चलते हैं, किंग लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, और न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1990 में नेपाल में। हाउएवर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, लेकिन मास मूवमेंट की वजह से किंग ने डिमांड एक्सेप्ट कर ली। बट अब जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, इसका टाइम जो था वो बहुत कम टाइम के लिए रहा, और करियर बहुत ट्रेबल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे समझ लो, उसके बाद जो हुआ, जो नेपाल के माओइस्ट थे वो अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी बेहद तरीके से फैला देते हैं पूरे नेपाल में। इस वजह से किंग फिर क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिस्प्लेस करते हैं, और पार्लियामेंट अबॉलिश होती है नेपाल में कब, 2002 में, 2002 में। और इस वजह से इवन लिमिटेड डेमोक्रेसी जो नेपाल में चल रही थी, ये भी ख़त्म हो जाती है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जो नेपाल का डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन देखने को मिला वो इधर तक कंप्लीट होता है। नेपाल ने फिर से एक बार, नेपाल हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। और जो नेपाल के डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो नेपाल ने एक बार पूरे लाइफ टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये फेस किया। माओइस्ट का मानना ऐसा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमसे रिलेटेड जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म हैं, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करें, कि माओइस्ट के लिए हम सिग्निफिकेंट सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स रखेंगे। लेकिन 2008 में फिर क्या होता है, नेपाल इस तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है मोनार्की को समाप्त करके, और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल में कब अडॉप्ट किया गया, 2015 में। अब हमें पढ़ना है एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। ये पॉइंट से देखो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आंसर काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का रीज़न पता चल गया कि बांग्लादेश कैसे बना, क्यों बना, तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर हो गए या कंप्लीट हो गए। ठीक, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है 1948 में, और तब से अभी तक क्या किया, उसने अपनी डेमोक्रेसी को रिटेन किया। यहाँ पर दो लोग हैं, हम जानते हैं कि देखो यहाँ के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, हम ये देख रहे हैं कि हर जगह सेम कन्फ्लिक्ट नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, मिलिट्री ग्रुप से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स हैं। नेपाल में हमने क्या देखा, नेपाल में हम देख रहे हैं कि माओइस्ट के कन्फ्लिक्ट्स हैं। श्रीलंका में जो है वो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स मतलब कि एक यहाँ पर है सिनेलीज पीपल, जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है श्रीलंका का। इंडिपेंडेंस के बाद यही ग्रुप पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है, स्टेट की, राज्य की या श्रीलंका की, कुछ भी समझ लो। ठीक है, तमिल्स, यहाँ पे तमिल्स भी हैं, और ये तमिल्स कौन है, जो इंडिया से माइग्रेट हुए हैं श्रीलंका में जाके और वहाँ पर सेटल्ड हुए हैं। सिन्हेला नेशनलिस्ट के अकॉर्डिंग श्रीलंका कोई भी कंसेशंस ना दे तमिल को, क्योंकि ये जो राज्य है, जो श्रीलंका है, वो सिन्हलीज का है, इनका ऐसा कहना है। ठीक,
अब तमिल के जो कंसर्न्स हैं वहाँ पर, तमिल जो रह रहे हैं माइग्रेट होके, उनको कहीं ना कहीं तक नेग्लेक्ट किया जाता है, उनके इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट किया जाता है, और इस वजह से वहाँ पर हम देखते हैं मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसको याद रख लो। ये जो लिट्टे है ये वर्क कर रहा है श्रीलंका आर्मी के साथ कि क्या करें, फॉर अ सेपरेट कंट्री बिलोंग्स टू तमिल पीपल। अब सिन्हलीज के अपने मूवमेंट्स हैं, ठीक, वही लिट्टे जो है वो लिट्टे है तमिल की तरफ से, इसलिए तमिल एलम इन्हें कह रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं तक 1983 से ही क्या कह रहे हैं कि आप सेपरेट कंट्री बना दीजिए कि जो तमिल जहाँ पर है वहाँ की। और ये कौन सा पार्ट जो है जो लिट्टे कंट्रोल कर रहा था, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका वर कंट्रोल्ड बाय लिट्टे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हमेशा कोशिश करती रही है कि श्रीलंका के साथ नेगोशिएट करें ताकि तमिल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए इन श्रीलंका। बट 1987 में एक अकॉर्ड साइंड होता है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, और इस बेसिस पर ये क्या करते हैं, श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल्स के बीच में रिलेशंस स्टेबलाइज करते हैं। श्रीलंका ने कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ देखा है, हम ये पढ़ते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है, हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है डिस्पाइट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस। इसका हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा है फॉर मैनी ईयर्स, और ये एकमात्र डेवलपिंग कंट्री है जो सक्सेसफुली पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक पाई है, कंट्रोल कर पाई है और अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर पाई है, ग्रोथ एंड लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। ठीक, अब हम आ गए मालदीव्स पर। मालदीव्स क्या है, एक आइलैंड कंट्री है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। फुल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इसको मिला है ब्रिटिश से इन 1965, और 1968 में ये एक न्यू रिपब्लिक बनता है और यहाँ से सल्तनत अबॉलिश्ड कर दी जाती है। ठीक, क्लियर हुआ। इब्राहिम नास्र जो थे ये पहले प्रेसिडेंट रहे कंट्री के, और इन्हें सक्सीड करते हैं मैमून अब्दुल गयूम इन 1978, जो री इलेक्ट होते हैं 6th कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए इन 2003। मालदीव्स मेंबर रहा है कॉमनवेल्थ का इन 1982 में। 2008 में नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है जिसमें हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट गवर्नमेंटल चेक्स देखने को मिलते हैं और बैलेंसेस, ये सारी चीज़ें लेजिस्लेचर और जुडिशरी को काफ़ी पावरफुल बनाती हैं, और वुमेन को अलाउ किया जाता है प्रेसिडेंसी रन करने के लिए। अक्टूबर 2008 में जो फॉर्मर पॉलिटिकल प्रिजनर थे मोहम्मद नाशिद, ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और इस यहाँ पर आकर 30 साल का जो गयूम्स का ईयर का मतलब टेन्योर रहा है वो एंड होता है, दस एंडिंग गयूम्स 30 ईयर्स इन ऑफिस। कॉन्फ्लिक्ट्स और जो एफर्ट्स क्या क्या लगाए गए साउथ एशिया के बारे में देखो। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं क्रोनोलॉजी में कि कब कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कौन लीडर रहा है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स और एफर्ट्स क्या हैं फॉर पीस इन साउथ एशिया। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस हैं ये कोल्ड वॉर के बाद खत्म नहीं होती। हम कोल्ड वॉर पढ़ते हैं, कोल्ड वॉर खत्म होता है तो ऐसा नहीं होता कि इस रीजन की कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस खत्म हो जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट है इंटरनल डेमोक्रेसी पर, मतलब कि हम देख रहे हैं कि हर एक स्टेट के अंदर लोगों को का माओइस्ट का पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्ट्रगल रहा है डेमोक्रेसी के लिए, इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए, और हम श्रीलंका में जैसे एथनिक डिस्पैरिटीज़ देख रहे हैं। हाउएवर कुछ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स भी हैं। इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये इंटरनेशनल बन जाते हैं। इंडिया मेजॉरिटी में इन्वॉल्व है इन कन्फ्लिक्ट्स में। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स। दोनों ही कंट्री बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं और उनके क्रूशियल कन्फ्लिक्ट्स हैं इंटरनेशनल नेचर में जो डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले तो कश्मीर इशू आ जाता है। कश्मीर मेजर इशू है दोनों ही कंट्री के बीच में। काफ़ी युद्ध हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947-48 में, 1965 में, लेकिन फिर भी ये डिस्प्यूट सेटल नहीं कर पाए। 1947 और 48 का जो वॉर रहा है यहाँ पर देखा जाता है कि इसका क्या डिसीजन पे आए या लास्ट में कैसे कंक्लूड हुआ ये, तो डिवीजन हुआ प्रोविंस इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हम पढ़ते हैं पीओके, ये पाकिस्तान तरफ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, और इंडिया प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिवाइडेड बाय द लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी के थ्रू इन्हें डिवाइड। देखो
और इसके बाद अगर हम बात करें तो 1971 में भी इंडिया डिसिसिव वॉर जीतता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, बट फिर भी कश्मीर का इशू सेटल नहीं हो पाता है। स्ट्रेटेजिक कन्फ्लिक्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर है, एक्विजिशन ऑफ आर्म्स पर है, उसके अलावा हम देखते हैं कि इंडस ट्रीटी पर भी कहीं ना कहीं तक रिवर डिस्प्यूट भी है। तो इस तरीके के ये कन्फ्लिक्ट्स हैं। अब हम आए अगर 1998 में, तो इंडिया ने कंडक्ट किया क्या 1998, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट किया था और जो कि था पोखरन, ठीक। और थोड़े ही दिन में पाकिस्तान क्या करता है, इस पे रिस्पॉन्ड करता है न्यूक्लियर टेस्ट करके चगाई हिल्स में। और तब से अभी तक इंडिया ने क्या किया, सिंस देन इंडिया और पाकिस्तान ने मिलिट्री रिलेशनशिप बिल्ड किए, जिसमें पॉसिबिलिटी दिखी एक डायरेक्ट और मतलब जो डायरेक्ट और फुल स्केल वॉर हो रहे थे वो कहीं ना कहीं तक डिक्लाइन होने लगे। जो दोनों कंट्रीज हैं ये डिमार्केशन लाइन जो है, हाँ एक लाइन और, जैसे कि एलओसी तो इन्होंने बना दी, बट एक डिमार्केशन लाइन हम पढ़ते हैं सर क्रीक रन ऑफ कच्छ में, ये इस एग्रीमेंट पर नहीं है। और इसी डिस्प्यूट के साथ रिसोर्सेज जो हैं, यूजेज ऑफ रिसोर्सेज के भी इश्यूज आते हैं, जो एरिया जो एडजॉइन करता है सर क्रीक को इज रिलेटेड, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें पीस और कॉपरेशन के लिए क्या किया, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यहाँ पर किए गए हैं दोनों कंट्रीज के द्वारा, ताकि क्या कर सकें, टेंशंस को मिनिमाइज कर सकें सिक्योरिटी की टर्म में। सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, ये कोलैबोरेशन की कोशिश करती हैं एटमॉस्फेयर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप करके। बहुत से बस रूट्स भी ओपन हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। समझौता एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी जुलाई 1976 में, ताकि पीपल टू पीपल कनेक्ट हम क्या कर सकें, अच्छा कर सकें दोनों कंट्रीज के बीच में आफ्टर दी शिमला एग्रीमेंट। तो समझौता एक्सप्रेस कब, जुलाई 1976 में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो इंडिया और नेपाल पर। इंडिया और नेपाल में स्पेशल दोनों के ही बीच में स्पेशल रिलेशनशिप है, बट इनके बीच में चलता है ट्रेड डिस्प्यूट रिलेटेड इश्यूज। इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिस्प्लेजर या नाखुश हुई इंडियन गवर्नमेंट किस चीज़ पर, जो चाइना और नेपाल के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं, और यहाँ पर देखा गया एट द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड एट द नेपाल गवर्नमेंट्स फॉर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स की। आप इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे मित्र हैं, इतने अच्छे आपसे संबंध है, लेकिन फिर भी जब भी एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं जो इंडिया के विरोध में एक तरीके से ऐसे समझ लो या जो भी गलत करते हैं, तो वहाँ पर नेपाल कभी भी क्या नहीं ले रहा है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, नॉट टेकिंग एक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इन्होंने भी अपना जो माओइस्ट मूवमेंट्स हुए नेपाल पर, इस पर डीप कंसर्न दिखाया, जिसकी वजह से हमें नक्सलिज्म देखने को मिलता है बिहार और आंध्र प्रदेश में, ठीक। नेपाल गवर्नमेंट और उसके जो नागरिक हैं वो इस नोशन में है, इनका कहना यह है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करती है। ये इनका कहना ये भी है कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री, जैसे नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, तो इसको कहीं ना कहीं तक इंडियन टेरिटरी से सी तक जाने के लिए जो अथॉरिटी इंडिया की है कि एक्सेस करने की, ये कहीं ना कहीं तक प्रोवाइड नहीं करते हैं थ्रू इंडियन टेरिटरी। फिर पीस और कॉपरेशन के लिए काफ़ी सारे, देखो किसी भी कंट्री के बीच में पीस कॉपरेशन होगा तो उसमें काफ़ी सारे ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिक जनरेशन, जितने वर्ड्स आपको आते हैं आप लिख सकते हैं, इंटरलॉकिंग, वाटर मैनेजमेंट, ग्रिड्स, ये सारी चीज़ें इन कंट्री को तो होल्ड कर ही रही हैं स्टेबल और पीसफुल होने के लिए। साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो पाइपलाइन है वो कंस्ट्रक्ट की गई, और फंड किसने किया, आईओसी ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, जो मोतीहारी, इंडिया में मोतीहारी से अमलेखगंज नेपाल को कनेक्ट करती है। ये रिमोटली इनॉग्रेट की गई थी दोनों ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 10 सितंबर 2019 में। अब इंडिया और श्रीलंका पर आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और श्रीलंका डिस्प्यूट, एथनिक डिस्प्यूट ही है यहाँ पर। इंडियन लीडर्स हमेशा डिफ़िकल्ट फाइंड करते हैं कि मतलब ऐसा है कि द इंडियन लीडर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिमेन न्यूट्रल व्हेन द तमिल्स आर पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड आर बीइंग किल्ड। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं तक न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं, ठीक है, एंड आर बीइंग पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड आर बीइंग किल्ड। मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद 1987 में इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी एक डेवलप की, डिसएंगेजमेंट विद श्रीलंकाज इंटरनल ट्रबल्स, और उसके बाद इसमें भी एफर्ट्स क्या लगाए गए, क्या कॉपरेशन किया गया, तो दोनों ने ही क्या किया, ऐसी स्टेप्स ली, ऐसी पॉलिसीज़ ली
जो स्ट्रेंथन करे दोनों की ट्राइज को, जिसमें हमने देखा FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन जिस तरीके से श्रीलंका में कराया, इंडिया ने हेल्प की, यही सारे एफर्ट्स रहे टुवर्ड्स पीस एंड कॉपरेशन के। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रीलंका इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सार्क कंट्रीज में से, और इंडिया यहाँ पर लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, इंडिया इन टर्न इज श्रीलंकाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ग्लोबली। ठीक, क्लियर हुआ। अब पॉलिटिकल रिलेशंस की अगर हम बात करें इंडिया और श्रीलंका में, तो ये हाई लेवल एक्सचेंज हम देखने को मिलता है रेगुलर इंटरवल्स पर। जून 2019 में पहला ओवरसी विजिट करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका में, और सेकंड टर्म में ये रिफ्लेक्ट करते हैं स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन दी कंट्रीज। अब हम आ गए इंडिया एंड मालदीव्स पर। इंडिया का कॉर्डियल रिलेशनशिप रहा है आइलैंड नेशन मालदीव्स के साथ। इंडिया सपोर्ट करता है मालदीव्स। इंडिया ने क्या किया था, हाँ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मालदीव में क्या होता है, कुछ तमिल श्रीलंकन सोल्जर्स अटैक कर देते हैं, तब मालदीव्स इंडिया का सपोर्ट गेन करने की रिक्वेस्ट करता है और इंडिया यहाँ पर सपोर्ट करता है। इंडियन एयरफोर्स नेवी क्विकली रिएक्ट करती है इस इन्वेशन के अगेंस्ट में, और इंडिया ने आइलैंड की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म और फिशरीज के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव वर्क किया है। इसके लिए इफेक्ट्स इन्होंने एफर्ट्स क्या किए टुवर्ड्स पीस एंड कॉपरेशन, तो कॉम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान रहा है डिफेंस के लिए। ये साइन किया गया था अप्रैल 2016 में, ताकि कंसोलिडेट कर सके दोनों की डिफेंस पार्टनरशिप को बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट मार्च 2019 में साइन किया गया इंडिया और मालदीव्स के बीच में। किस चीज़ के लिए, कि मालदीव्स को असिस्ट कर सके, कि मालदीव सस्टेनेबल सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, ऐसा डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हो, फर्दर जनरेशन्स के लिए हो। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है, और जो हमारा चैप्टर था कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वो यहाँ पर एंड होता है। सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, सारे फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे लिखना है, हर एक चीज़ और कॉमन क्या है ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक, आने वाले सेशन में हम आगे के जो चैप्टर्स हैं उनका सुपर क्विक रिवीजन करेंगे, और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आज आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आज का सेशन और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।